स्वागत है देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहे और नैनीताल के आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक काम और बहुत अच्छा हो रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण हो या हल्द्वानी में देश के पहले एस्ट्रो पार्क का निर्माण हो, और आप ही के यहाँ बनने वाला है खेल विश्वविद्यालय, जिसको इस बार के विधानसभा के सत्र में एक विधेयक के रूप में पारित होकर, उसके एक्ट के रूप में पारित होकर विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण, इसके अनेक ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं। और हमारी सरकार ने आप सबके भविष्य को देखते हुए, नौजवान युवाओं के भविष्य को देखते हुए सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया जाना हो, जिससे कि हमारी उत्तराखंड की युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इस नकल अध्यादेश का प्रभाव देखिए, असर देखिए कि इस बार पीसीएस परीक्षा का 2022 का फाइनल परिणाम और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोनों साथ साथ आए हैं। और मैं उत्तराखंड के अनेक जनपदों में इस दौरान परीक्षा का परिणाम आने के बाद गया हूं। कल भी मैं रुद्रप्रयाग जनपद में था, अगस्त मुनि में। वहां भी मुझे बता रहे थे कि 10 से ज्यादा छात्र और छात्राएं जिनको पीसीएस की परीक्षा में चयन होने का अवसर मिला है। मैं टिहरी में गया, उत्तरकाशी में गया, पिथौरागढ़, चंपावत, हर जिले से, चाहे हमारा जिला नैनीताल हो, यहां से भी सबको चयन का अवसर मिला है। इसके पीछे ये हमारा कड़ा नकल विरोधी कानून है। भाइयों बहनों, इस कानून के लागू होने के पश्चात हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को बहुत फायदा हुआ है। उनका आत्मबल भी बढ़ा है, उनका कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हुआ है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा युवाओं को आज सरकारी सेवा में आने का अवसर मिला है। और ये सारी की सारी सेवाएं, सारी की सारी परीक्षाएं ये पारदर्शिता के आधार पर हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। एक और जहां प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का मसूरी में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम द्वारा मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर साल 6 साल में संगठन पर्व के रूप में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जिसके बाद सक्रिय सदस्यता का चयन किया जाएगा और मजबूत संगठन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में सदस्यता अभियान काफी तेजी से चल रहा है, जिससे यह काफी संतुष्ट है। आज अच्छा लग रहा है कि मसूरी के अंदर हम बैठे हुए और मसूरी के अंदर जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो अपने जो उन्होंने टारगेट लिया उस टारगेट को पूरा कर रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिख रहा है। और मुझे लगता है ये कार्यकर्ता जो एक सदस्य ने एक सैनिक के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत देना, उसके लिए सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। 10 साल की देखिए, ये सरकार एक अद्भुत सरकार है। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने हुए, एक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। खाली मोदी जी ही बने हैं। जवाहरलाल नेहरू का आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अनुकूल परिस्थिति में थे, उस समय देश आज़ाद हुआ था।
तो सब समझते थे इन्होंने आज़ाद कराई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अनेकों चुनौतियाँ स्वीकार करते हुए देश के टुकड़े टुकड़े गैंग की अनेकों चुनौतियाँ उनके सामने आई, उसको भी स्वीकार उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज हमने 11 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम किया है, आज़ादी से बाद में जो सरकारें रही उन्होंने काम नहीं किया, हमने शौचालय देने का काम किया, हमने नल में जल देने का काम किया है, हमने 4 करोड़ लखपति दीदी मकान देने का काम किया, 3 करोड़ और भी देने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील सोनकर संवाददाता मसूरी से हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए सदस्यता अभियान को लेकर जो है, अगर हम बात करें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने काफी संतुष्टि जाहिर की है। वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये अभियान चल रहा है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम पहुंचे थे और उन्होंने मसूरी में जो भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है उसको लेकर पूरी समीक्षा की है। और समीक्षा में उन्होंने पाया कि बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर सदस्यता अभियान चल रहा है, जिससे वो काफी संतुष्ट है। और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2047 का उनका जो विकसित भारत का विजन है उसके ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी को भी कर्मशील मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो प्रदेश के विकास में लगातार काम कर रहा है। कई चुनौतियां उनके सामने जरूर है, परंतु उन चुनौतियों को पार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास प्रदेश में जिस तरीके का लक्ष्य रखा गया है, क्या इस रफ्तार के साथ वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? ये देखिए, क्योंकि जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 6 वर्षों में एक बार यहाँ पर सदस्यता अभियान चलाई जाती है। उसके बाद जो सक्रिय सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है और फिर एक मजबूत संगठन यहाँ पर तैयार किया जाता है और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें आगामी दिनों में क्या रफ्तार मिलेगी, कितना जो है ये पहुंच पाएगा आंकड़ा, अगर हम सदस्यता अभियान की बात करें, जिस तादाद में लोग इससे जुड़ रहे हैं? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो हर बूथ से 100 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है और कार्यकर्ता लगातार इस मिशन में जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो मसूरी में जिस तरीके से सदस्यता अभियान चल रहा है उससे काफी खुश हैं। उन्होंने कहा पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मिशन को लेकर काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो देश को तोड़ने वाली ताकत है, जाति धर्म से बांटने वाली ताकत है, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सेना का निर्माण यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं की घोषणा और शिलान्यास कार्यक्रम में दिए गए उस बयान से सहमति जताई, जिसमें सीएम ने कहा कि केदारनाथ में झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। धस्माना ने सीएम के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता जान चुकी है, भाजपा को बद्रीनाथ, केदारनाथ, सनातन और हिंदू धर्म की याद तभी आती है जब चुनाव आते हैं, लेकिन जब जोशीमठ में केदारनाथ में आपदा आती है तब भाजपा और भाजपा सरकार को यहाँ की जनता की तकलीफ, दुख, दर्द दिखाई नहीं देता है, ना ही सुनाई देता है। बस आज अब कृषि सुखाने, अब आप करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए की भी घोषणा कर दें, उससे क्या होने वाला है? जब केदारनाथ आपदा का दंश झेल रहा था, जब केदारनाथ के लोग कराह रहे थे, 31 जुलाई को जब इतनी भयंकर भीषण आपदा केदारनाथ में आई, तब आपने सुध नहीं ली। तब आप और आपके मंत्रिमंडल के सारे लोग देश में और प्रदेश के अलग अलग कोनों में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। आपने बिल्कुल सुध नहीं ली, आपने कोई काम नहीं किया। आपका रिस्पॉन्स इतना स्लो था कि वहां इतनी बड़ी हानि हो गई, पूरी यात्रा प्रभावित हो गई, आपको होश नहीं आया। अब आप करोड़ों रुपए की योजना वहां पर घोषित कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है सामने। लेकिन अब केदारनाथ के लोग आपके छल में, आपके प्रपंच में, आपके झूठ पे नहीं फंसने वाले। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मुख्यमंत्री जी, आपने जो कहा है कि केदारनाथ में अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। बद्रीनाथ में भी झूठ की राजनीति नहीं चली, हरिद्वार के मंगलौर में भी झूठ की राजनीति नहीं चली। वो दोनों जगह जो पूरी दुनिया के सनातनियों के आस्था के केंद्र है, वहां जनता ने आपको जवाब दिया। आपकी विभाजनकारी तमाम बातों में वो नहीं फंसे
और अब केदारनाथ के लोग भी आपकी बातों में फंसने वाले नहीं है, आपके झूठ प्रपंच में फंसने वाले नहीं है। केदारनाथ में भी बद्रीनाथ और मंगलौर की तरह कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की सत्तासीन सरकार पर आरोप लगाने का काम किया जाता रहा है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि आज कांग्रेस के जो नेता आरोप लगा रहे हैं उन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है। उन नेताओं को अपने भविष्य का तो पता नहीं है और सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री केदारनाथ के लिए लगातार विकास कार्यों की सौगात देने का काम कर रहे हैं। के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जो ये बात कर रहे हैं वो शायद अपने बारे में कर रहे हैं कि जनता उनको उनका जवाब देगी, क्योंकि कैंट विधानसभा की जनता इनको 3-4 बार इस चीज का जवाब दे चुकी है। तो ये अपनी तरह से सबको समझने लग गए हैं, ये उस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। और कांग्रेस के लिए धर्म की छांव न ज्ञान का फल है, ऐसे वृक्ष के तले बैठे हुए हैं। तो इनके वृक्ष ऐसे ही ऐसे हैं जो अपने बारे में ही नहीं बता पाते हैं कि वो एक विधानसभा भी कभी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। बार बार उसमें दांव लगाते हैं और बार बार जनता उनको सबक सिखाती है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगी कि केदार घाटी के लोगों को अगर इतनी बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी दे रहे हैं, त्रियोगी नारायण के मार्ग को दुरुस्त करने का काम, विजयनगर झूला पुल से रामलीला मैदान के पीछे के काम, इस तरह के जितने भी काम हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहां पर करने की धरा के बारे में बात करी है, निश्चित तौर पर कांग्रेसियों को नहीं पचेगी, क्योंकि उनको विकास कभी भी आज तक नहीं पचा है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भारत की धरती से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने की योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र धारचूला के भारत चीन बॉर्डर स्थित ओल्ड लिपू पास से लोगों को कैलाश पर्वत के दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस विधायक धारचूला विधायक हरीश धामी ने योजना का विरोध किया है। विधायक हरीश धामी ने कहा कि जब कुमाऊं मंडल विकास निगम पर्यटकों को यात्रा करवा सकता है तो स्थानीय लोगों को भी इसकी अनुमति होनी चाहिए। स्थानीय लोग सीमा के निःशुल्क प्रहरी की तरह हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में रहते हैं। अगर केवल एक ही ग्रुप को पर्यटकों को यात्रा करने का मौका मिलेगा तो स्थानीय लोग के रोजगार का क्या होगा? देखिए, इसमें केएनबीएन की गलती नहीं है। केएनबीएन तो अपना जो है अपना काम कर रही है, लेकिन जो सरकार का जो एक नियम है वो गलत है। सरकार एक तरफ से आर्मी के साथ टाइप करके केएनबीएन से तो दर्शन करा रहे हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के जल जंगल और वहाँ के माटी के जो मेन हकदार हैं, अगर उनको उस रोजगार से वंचित रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है, उनके साथ कुठाराघात है। क्योंकि वो लोग हैं, उन परिवार से जुड़े लोग हैं जो निःशुल्क सीमा के प्रहरी के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। आप देखेंगे उनके बेटे भाई या जो उनके परिवार के लोग रहे हैं, अगर उन्होंने सेना में सैनिक के रूप में सेवा दिया है या राज्य सरकार को सेवा दी है या भारत सरकार के उपक्रमों में सेवा दिया है, तो जो घर में रह रहे हैं तो वो निःशुल्क सीमा के प्रहरी हैं। जिन्होंने आज तक सीमा की रक्षा की है, क्योंकि इससे पहले तो इतनी जो है फोर्सें नहीं होती थी जो वहाँ बॉर्डरों की रक्षा करें। तो आज जब रोजगार का वहाँ पर अवसर मिल रहा है, रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, तो कोई भाई वाहन स्वामी के रूप में रोजगार कर रहा है, कोई होम स्टे के रूप में रोजगार कर रहा है, तो कोई पोनी पोर्टर के रूप में रोजगार कर रहा है। तो आखिर उनको उनके अधिकारों से क्यों वंचित किया जा रहा है? और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने एनआरसी की वकालत की और उन्होंने कहा कि एनआरसी किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, यह सबके हित के लिए है। उन्होंने कहा कि कौन क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होना बेहद जरूरी है और एनआरसी को लेकर बहुत से लोगों के मन में कई तरह की आशंका भी बनी हुई है। काफी समय तक इसका विरोध भी हुआ, लेकिन समर्थन में भी बहुत से लोग सामने आए। देखिए, ये तो किसी भी विकसित देश के लिए और किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हम आज एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक यूरोप के लोग बड़े खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते थे, तो क्यों नहीं भारत के लोग वो तमाम अवसर मिले।
तो एनआरसी उसका एक हिस्सा है कि जो सिटीजन रजिस्टर होता है हर कंट्री के अंदर है। हमें ये भी मालूम उसके ज़रिए से होगा कि हमारे कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, किन हालात में हैं, उनके वो क्या काम करते हैं, उनमें से कितने बीमार हैं, कितने अच्छे हैं, कितने जो हैं वो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं। तो एनआरसी किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों को इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और देहरादून के जिलाधिकारी सविल बंसल ने पूरे व्यवस्था आकलन के बाद अपने संकल्प को कायम रखते हुए शहर के स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की जिम्मेदारी अब नगर निगम को दे दी है कि शाम में ईएसएल कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया। नई लाइट लगाने का काम फिलहाल दिसंबर 2024 तक ईसीएल के पास ही रहेगा। बहरहाल बैकअप में डीएम के निर्देशानुसार निगम नई लाइट और उपकरण का रेट कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। नगर निगम देहरादून क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाइट मरम्मत न होने की शिकायतें मिलने पर भी कंपनी के रिस्पॉन्स नहीं किए जाने पर यह फैसला लिया गया है। डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी मैप किए हुए हैं ऐसे रोड्स और पैचेस। आज भी डिपार्टमेंट के ज़रिए और हमारे लोकल मजिस्ट्रेट से उनके ज़रिए संयुक्त एक रिकॉग्निशंस भी किया गया है। सो इसमें डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। और कोटद्वार के तीलू रौतेली चौक पर घंटाघर के निर्माण की सुबुवाहट के साथ ही कोटद्वार में इसका जमकर विरोध भी शुरू हो गया है। घंटाघर के निर्माण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर चौक में प्रस्तावित घंटाघर के निर्माण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस चौक पर घंटाघर का निर्माण किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने इस निर्माण को स्थानीय लोगों की भावनाओं के खिलाफ बताया है और उनकी चिंताओं को उठाने का प्रयास किया है। साथ ही पूर्व सैनिक भी इसके विरोध में तहसील परिसर में पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ये कोटद्वार में तिल्लू रौतेली चौक जिस नाम से मशहूर हो चुका है, वो पहले ही नगर निगम के द्वारा उसको तिल्लू रौतेली चौक का नाम दे दिया गया है। और वर्तमान में जो सोशल मीडिया पे और सुनने में आ रहा है, लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है कि तिल्लू रौतेली चौक पर जो है घंटाघर बनाया जा रहा है। तो ये जो घंटाघर है आज के संदर्भ में इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आपके पास गाड़ी में घड़ी है, हर जगह। ये पहले ज़माने में ब्रिटिश काल में ये घंटाघर हुआ करता था, जो कि आज किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से सही नहीं है। अगर सौंदर्यीकरण ही करना है हमारी सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, तो यहाँ का कोटद्वार का जो अतिक्रमण है, जिसको कि माननीय न्यायालय ने भी बोला है कि इसको हटाया जाए। हमारे डीएम साहब ने भी 1 हफ्ते का समय दिया था, आपको भी संज्ञान होगा। और उस बात पर यहाँ पर मीटिंग भी हुई हाई लेवल एसडीएम साहब और डीएम साहब के मार्फत, और ये कहा गया कि ये 1 हफ्ते के अंदर इस पर एक्शन होगा। लेकिन यहीं के हमारे जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री साहब के, जो कि हमको संज्ञान में आया है कि वहाँ पहुँच गए और इस पर ब्रेक लगा दी गई। और वहीं रुड़की क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वो कानूनी तौर तरीके को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में मिट्टी के अवैध खनन के कारोबार को बेधड़क अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, जिससे वो खूब चांदी काट रहे हैं। अवैध खनन कारोबार इस वक्त पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर खनन के कारोबार को अंजाम देने में लगे हुए हैं और यह खनन बिना किसी परमिशन के रात के अंधेरे में किया जा रहा है। हजारों घन मीटर मिट्टी को अलग अलग जगह पर डालकर खनन कारोबार कर करोड़ों रुपए की चांदी काट चुके हैं। संबंधित मामले में जब मीडिया की टीम ने रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी से मामले में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए व्यस्त होने की बात कहकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलने की सलाह दे डाली, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा से जानकारी चाहिए तो उनका कहना था कि इस मामले में उन्हें संज्ञान है और वह तहसील स्तर पर कार्रवाई के आदेश देंगे। मंगलोर क्षेत्र में खनन के क्रम में जो है समय समय पर सूचनाएं मिलती हैं रात में, और उस सूचना के क्रम में जो है नायब तहसीलदार और तहसीलदार और स्वयं जो है मेरे द्वारा जो है औचक निरीक्षण किया जाता है। जब भी कोई ट्रैक्टर जब्त होती है या चीज़ होती है तो उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया जाता है, और इसमें जो है पुलिस को भी सूचित किया गया और निर्देशित किया गया कि उनका भी एक अहम रोल है
पुलिस विभाग का, क्योंकि उनके जो है सिटी पेट्रोल यूनिट जो हैं या फिर क्षेत्र जो है घूमते रहते हैं, उनको भी बोला गया है कि आप जो है रात की जो गश्त है वो मुख्यतः पुलिस का भी काम है। वहीं 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी मालवाहक वाहन और सवारी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर फिटनेस जांच को लेकर अहम फैसला लिया गया है। दरअसल प्रदेश में 12 में से अभी तक केवल 4 फिटनेस सेंटर बनने की वजह से मैनुअल रूप से ही वाहनों की फिटनेस जांच जारी रहेगा, जिसे लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा, किसी भी गाड़ी के मालिक को लंबे सफर के बाद फिटनेस टेस्ट न कराना पड़े। इसके लिए हमने विचार किया था कि हम सभी जनपदों में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी 3 ATS का निर्माण हो जाएगा। अभी जो जिनके जुरिस्डिक्शन में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बन चुका है, उसके बारे में भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है कि वहाँ पर केवल ऑटोमेटेड तरीके से ही गाड़ियों की फिटनेस की जाएगी। जहाँ नहीं है वहाँ अभी विकल्प है, लेकिन 1 अक्टूबर से, क्योंकि भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, पिछली बार 1 अप्रैल से था, फिर उसको एक्सटेंड किया गया था 1.5 साल के लिए और 1 अक्टूबर से किया गया था। और उम्मीद थी कि इस पूरी अवधि में हम लोग काफ़ी मात्रा में बना लेंगे, जिससे कि वैसे तो 4 फिटनेस सेंटर भी पर्याप्त है राज्य के वाहनों की फिटनेस करने के लिए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। गाड़ियाँ हमारे राज्य में उतनी अधिक संख्या में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन हम लोगों का ये भी विचार था कि किसी भी वाहन स्वामी को बहुत लंबी यात्रा करके फिटनेस न करवाना पड़े, असुविधा होगी। इसलिए ये विचार था कि हम सभी जगह कोई फिटनेस सेंटर बना लेंगे। हमने इस बारे में प्रयास भी किया। अभी हमारे 2 फिटनेस सेंटर, 4 ऑलरेडी रनिंग है, 2 या 3 फिटनेस सेंटर अगले 1 महीने में और आ जाएंगे। अक्टूबर माह में वो भी प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो नीचे का जितना इलाका है, देहरादून का जो मैदानी क्षेत्र है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर पूरा और नैनीताल का मैदानी क्षेत्र, नैनीताल पूरा जिला ही मान लीजिए, यहाँ पे तो सुविधा मुहैया हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में अभी थोड़ी दिक्कत है। वहाँ पर हमारे 3 ATS हैं जिनका निर्माण कार्य गतिमान है। उनका निर्माण होने में कुछ समय लगेगा। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।